हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरूला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स इन आईटी डिपार्टमेंट्स चैप्टर में हम पहुंच गए थे और हमने ये पढ़ा था कि कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर अच्छा है, ऑप्टिमम है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अनुसार ऑप्टिमम है, तो कंट्रोल्स मजबूत होंगे। नहीं है तो कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आएगी। और हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में के बाद हम उसे किस तरीके से जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसी के अनुसार अथॉरिटी होनी चाहिए और फिर किस तरह से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत इलॉबरेटली पढ़ा था कि किस तरीके से हम ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करेंगे ताकि कंट्रोल्स मजबूत रहें। और फिर हमने बाद में ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में कंट्रोल्स कई बार सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो पाती, क्योंकि जहाँ 100 आदमी काम कर रहे होते हैं पहले, वहाँ अब 2 आदमी काम करने लगते हैं। तो जिस तरह से जॉब्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन के अनुसार, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सेग्रीगेशन कहाँ पर होगा? जहाँ पर आदमी होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होते हैं। सिस्टम प्रोसेसेस ऑटोमेटेड होती हैं, वो अपने आप चल रही होती हैं और फाइनली 1 या 2 आदमी को कंट्रोल दे दिया जाता है। तो वहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स लगाएंगे और उसके बाद उन कंपेंसेटिंग कंट्रोल्स लगाकर हम ये कोशिश करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स मजबूत रहें। फाइनली हमारी स्टडी जो है वो उसका अगला टॉपिक है कंट्रोल्स ओवर एक्सेस टू डेटा, यानी डेटा को एक्सेस पर क्या कंट्रोल्स होनी चाहिए। आज की डेट में सब कुछ डेटा है, कल की डेट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाला है, आईओटी आने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होगा? बिलियंस ऑफ सेंसर्स होंगे, बिलियंस ऑफ सेंसर्स ह्यूमन बीइंग को इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। आदमी का काम डेटा एनालाइज करना होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी। डेटा एनालाइज करके आदमी जो है अप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से नहीं आती। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और हमारी स्टडी ये बता रही है कि डेटा को के एक्सेस के ऊपर कैसे कैसे कंट्रोल्स हम लगा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कंट्रोल, एक्यूरेसी कंट्रोल, कंप्लीटनेस कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो हमारी स्टडी बताती है। तो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी इन्हेंस करने के लिए बहुत सारे टाइप ऑफ कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे और मेजर कंट्रोल्स जो ऑडिटर को इवेल्युएट करने हैं डेटा के पर्सपेक्टिव पर, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आज कल की डेट में क्या होगा? डेटा ही होगा, चारों तरफ डेटा हो रहा होगा। जैसे मैट्रिक्स फिल्म देखी तो उसमें मालूम पड़ा डेटा ही आ रहा था, बाकी सारा काम मशीन कर रही थी। और जो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे के सारे जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगे और केवल सेंसर्स होंगे जो आपको डेटा भेज रहे होंगे। तो बेसिकली डेटा का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डेटा आपके पास आ रहा है, सेंसर्स के थ्रू आपके पास आ रहा है और आज की डेट में डेटा जनरेट हो रहा है। तो उस डेटा को कैसे, उस डेटा पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बिग डेटा, आजकल एक नई चीज़ आ रही है बिग डेटा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमें ले जाएगी। तो बिग डेटा जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। बिग डेटा आना कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिग डेटा आना स्टार्ट हुआ जब से ये डीएनए की हमारा डीएनए मैप हो गया। तो वो एक आदमी के डीएनए की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए ह्यूज स्टोरेज स्पेस चाहिए और पूरे विश्व के आदमियों की डीएनए की इंफॉर्मेशन रखने के लिए मैसिव स्टोरेज चाहिए होगा। इवन आजकल ये LHC लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर जो जिसने गॉड्स पार्टिकल ढूंढ निकाला, वो लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में जो डेटा निकलता है वो मैसिव, इतना डेटा निकलता है कि उस डेटा को रखा नहीं जा पा रहा है आजकल, रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा पा रहा है। वो केवल इम्पॉर्टेंट डेटा ही वहाँ पर रखा जाता है और उसको भी एनालाइज करने में 10-10 साल लग जाते हैं। हबल टेलीस्कोप से जो डेटा आ रहा है, ह्यूज डेटा आ रहा है। पहले गीगाबाइट्स में होता था, टेट्राबाइट्स में होता था, पीटाबाइट्स में डेटा, पीटाबाइट के टर्म्स में डेटा आ रहा है ये LHC से, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से, आपके हबल टेलीस्कोप वगैरह से। तो डेटा इंपॉर्टेंट हो गया, डेटा कल इंपॉर्टेंट होता जाएगा। तो इसके लिए डेटा के कंट्रोल्स हमें हमारी स्टडी में दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑथेंटिसिटी कंट्रोल। ऑथेंटिसिटी कंट्रोल यानी डेटा को आप एक्सेस करोगे तो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करोगे, हाँ मैं यही हूँ, मैं चंद्रशेखर बरूला हूँ। इसकी ऑथेंटिसिटी आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये कैसे करोगे? ऑथेंटिसिटी कंट्रोल्स लगा के। ऑथेंटिसिटी कंट्रोल्स में क्या होंगे? पासवर्ड होंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे, डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे। तो इससे आप अपनी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करोगे और कहोगे हाँ मैं ही वो आदमी हूँ जो डेटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। उसके बाद है एक्यूरेसी कंट्रोल्स। एक्यूरेसी, डेटा क्या होना चाहिए? 3 चीज़ें होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी, CAV। 3 चीज़ें डेटा के साथ, जैसे सिक्योरिटी के साथ
CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, उसी की तरह से डेटा के साथ कंप्लीटनेस, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए। तो एक्यूरेसी ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट होना, डेटा करेक्ट होना चाहिए, और जब से सिस्टम से प्रोसेसिंग होगी उसके बाद करेक्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए और करेक्ट आउटपुट होना चाहिए। तो वैलिडेशन चेक्स लगे होते हैं बहुत सारे। तो वैलिडेशन चेक्स में ये है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक फील्ड में न्यूमेरिक ही होना चाहिए। अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है, कंपनी में कई बार क्या होता है कि अगर एम्प्लॉई ज्वाइन किया तो उसका पैन नंबर आप डाल रहे होते हैं सिस्टम में। तो पैन नंबर डालते हो तो उसमें पहले 5 कैरेक्टर जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर कैरेक्टर्स न्यूमरल्स होते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि आदमी उसमें जहाँ पर ओ डालना है वहाँ पर 0 डाल देता है। तो वैलिडेशन चेक होनी चाहिए, वो 0 अलाउड ही ना करे उन फील्ड्स में जहाँ पर न्यूमेरिक होनी चाहिए। न्यूमेरिक जहाँ पर कई बार अल्फ़ा न्यूमेरिक फील्ड्स होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं। जैसे पैन नंबर है, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, न्यूमेरिक भी हैं। जैसे एक पैन नंबर हो सकता है AJIPB 055, ऐसे करके पैन नंबर हो सकता है। तो उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गए दोनों। तो अल्फ़ा जहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि अल्फ़ाबेट जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, जहाँ पर न्यूमेरिक होनी चाहिए वहाँ न्यूमेरिक होनी चाहिए। तो ये वैलिडेशन चेक है। ओवरफ्लो चेक्स हैं इसी तरह। फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल है, हैश टोटल है, यानी कि अगर मान लिया सपोज आप एम्प्लॉई की सैलरी जो है प्रोसेस कर रहे हो, तो अगर उसमें 30 आदमी की सैलरी कर रहे हो तो 30 ही आदमी की टोटल जो फील्ड्स होने चाहिए 30 होनी चाहिए। अगर उनकी टोटल ग्रॉस सैलरी सपोज आप 3 करोड़ रुपया है आपके एम्प्लॉयज़ की टोटल ग्रॉस सैलरी मंथली, तो जब आप प्रोसेसिंग करोगे किसी भी उसके बाद आप टोटल ग्रॉस सैलरी निकालोगे तो वो 3 करोड़ की ग्रॉस सैलरी प्रोसेस्ड होनी चाहिए। तो ये एक्यूरेसी कंट्रोल्स हैं। एक्यूरेसी कंट्रोल्स के बाद आता है कंप्लीटनेस कंट्रोल्स। डेटा में कंप्लीटनेस भी होनी चाहिए, एक्यूरेट, वैलिड और कंप्लीट डेटा होनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस कंट्रोल्स होनी चाहिए। कंप्लीटनेस कंट्रोल मतलब डेटा कोई मिस नहीं हो रहा है, सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया सपोज कोई फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड्स सीक्वेंस नंबर हम देख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो 1 से 100 तक प्रोसेसिंग करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला एक्यूरेसी कंट्रोल्स में भी और कंप्लीटनेस कंट्रोल्स में भी फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल हेल्प करते हैं। अगर 1 करोड़ की सैलरी प्रोसेस हुई है तो 1 करोड़ की सैलरी ग्रॉस सैलरी प्रोसेस होनी चाहिए। उसका टोटल जो ग्रॉस सैलरी आनी चाहिए, जो प्रोसेस्ड लोगों की ग्रॉस सैलरी आनी चाहिए, तो वो 1 करोड़ ही आनी चाहिए। तो ये कंप्लीटनेस कंट्रोल्स हैं। कंप्लीटनेस कंट्रोल्स के बाद रिडंडेंसी कंट्रोल है। रिडंडेंसी कंट्रोल का मतलब ये है कि जो आपने प्रोसेसिंग की है वो एक ही बार की है। रिडंडेंसी कंट्रोल ये इंश्योर करते हैं कि डेटा आइटम केवल एक बार प्रोसेस हुए हैं। तो पहले क्या होता था कि मैनुअली जब आप प्रोसेस करते थे तो क्या करते थे कि जैसे बैच प्रोसेस कर दिया तो उस बैच में कैंसिलेशन का स्टैंप लगा देते थे कि ठीक है हाँ ये प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो कैंसिलेशन का स्टैंप ये होता था कि इसकी ऑलरेडी प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो रिकॉर्ड सीक्वेंस नंबर्स या फाइनेंशियल कंट्रोल टोटल ये रिडंडेंसी कंट्रोल को कंट्रोल्स करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लिया डेटा एक बार प्रोसेस हो गया तो एक ही बार होना चाहिए, दोबारा उसकी प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी कंट्रोल इसे देखते हैं। इसके बाद है प्राइवेसी कंट्रोल। प्राइवेसी कंट्रोल जो है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, गलती से या अनऑथराइज्ड वे में डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। डेटा उससे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। तो कैसे प्रोटेक्टेड होगा? इंक्रिप्शन सबसे बेस्ट चीज़ है, इंक्रिप्शन। पासवर्ड है, डेटा कॉम्पैक्टेशन है, कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है डेटा। इन्फ्रेंस कंट्रोल्स हैं। तो ये सारे प्राइवेसी कंट्रोल्स हैं। बेसिकली प्राइवेसी कंट्रोल्स में सबसे ज़्यादा इंक्रिप्शन यूज़ किया जाता है। पासवर्ड और इंक्रिप्शन है जो मेजर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपके ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स हैं। ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स ये होता है कि ऑडिट ट्रेल कंट्रोल इंश्योर करता है कि एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हो सारे इवेंट का, जो भी सिस्टम में प्रोसेसिंग की गई है उसका एक रिकॉर्ड हो, जिससे हमें एक ट्रेल पता चल सके। हमें ये पता चल सके कि भाई प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई, सही प्रोसेसिंग हुई है कि नहीं हुई, कितने बजे प्रोसेसिंग हुई है, किसने प्रोसेसिंग की है। तो बेसिकली अगर आप क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखेंगे सारे इवेंट का तो आप क्वेरीज को आंसर कर सकते हैं ऑडिटर की। तो उससे ऑडिट ट्रेल रखने से क्या होगा कि ऑडिटर की क्वेरीज को आप आंसर कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। और कई केसेस में क्या होता है एरर्स वगैरह आते हैं तो उसको एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, सिस्टम की ट्यूनिंग में हेल्प करता है। तो ऑडिट ट्रेल
होना बहुत ज़रूरी है। और ऑडिट ट्रेल क्या है, ट्रेल मेंटेन हो, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हो हर इवेंट का, और ऐसा रिकॉर्ड हो जो दूसरे लोग उसको चेंज नहीं कर सकें। मतलब एक सिस्टम में अगर कोई चीज़ आपने चेंज कर दी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल सोर्स और नेचर बताती है डेटा की, कहाँ से डेटा आया, क्या नेचर है, कब वो प्रोसेस हुआ, कब अपडेट हुआ, तो सारी ये रिकॉर्ड्स जो है ऑडिट ट्रेल बताती है। तो ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। तो एक ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल भी होती है। ऑपरेशनल ऑडिट ट्रेल ये दिखाती है कि कितने रिसोर्सेज, एक्चुअल कंजम्पशन, रिसोर्सेज का कितना कंजम्पशन हुआ। अगर मान लिया सपोज एक प्रोसेसिंग हुई तो सिस्टम में कितने रिसोर्सेज का कंजम्पशन हुआ, क्या सीपीयू कितना कितना ऑक्यूपाइड है अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग हो रही है, तो वो भी ऑडिट ट्रेल कंट्रोल्स में आ जाता है। तो वो सिस्टम के बारे में बताता है कि सिस्टम में प्रोसेसिंग कब हुई, किस तरह से हुई, कितना रिसोर्स का कंजम्पशन हो रहा है। तो उससे क्या है कि हम प्लानिंग कर सकते हैं, सिस्टम की प्लानिंग कर सकते हैं और ऑडिटिंग कर सकते हैं। एक ट्रेल है उसके अनुसार ऑडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टेंस कंट्रोल है। एग्जिस्टेंस कंट्रोल का मतलब ये है कि जो एसेट है वो एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, यानी कि आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं और जैसे बैंक है एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर दिन बैंक में क्या है ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल त्यौहार के दिन ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं, सपोज़ कि एटीएम वगैरह में त्यौहार के दिन ज़्यादा लोग लॉगिन करते हैं, तो सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, उतना सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, उसका एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ऑन गोइंग अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सारे सिस्टम रिसोर्सेज की। और अगर वो नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। तो डुप्लीकेट हार्डवेयर होना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए, चेक पॉइंट और रीस्टार्ट कंट्रोल्स होनी चाहिए। तो उससे ये एग्जिस्टेंस कंट्रोल हेल्प करते हैं। एग्जिस्टेंस कंट्रोल का मतलब ये है कि वक्त के टाइम पर सिस्टम अवेलेबल हो, जैसे वक्त के टाइम पर दोस्त अवेलेबल हो, वो एग्जिस्ट कर रहा हो दोस्त, उसी तरीके से वक्त के टाइम पर सिस्टम अवेलेबल हो, हार्डवेयर अवेलेबल हो। ऐसा ना हो हार्डवेयर पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया, अवेलेबिलिटी नहीं रही है हार्डवेयर की। मतलब प्रोसेस, एक डेटाबेस है वो मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर 10,000 आदमी को प्रोसेस कर सकता है, के लिए प्रोसेसिंग कर सकता है, लेकिन 1 लाख आदमी ने लॉगिन कर दिया, तो फिर वो क्रैश हो जाएगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये सिस्टम क्रैश नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। यही एग्जिस्टेंस कंट्रोल इंश्योर करते हैं। इसके बाद एसेट सेफ गार्डिंग कंट्रोल, सेफ गार्ड करना है एसेट्स को, डिस्ट्रक्शन और करप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर, फिजिकल बैरियर्स, पासवर्ड, फाइल लाइब्रेरीज होती हैं ताकि एसेट को सेफ गार्ड कर सकें। तो ये जो डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्शन है और करप्शन से प्रोटेक्शन है, ये एसेट सेफ गार्डिंग कंट्रोल्स कर सकते हैं। इसके बाद इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स है और एफिशिएंसी कंट्रोल्स है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि सिस्टम अपने गोल को अचीव कर रहा है, और एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करके उस गोल को अचीव कर रहा है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि गोल को अचीव करना, इफेक्टिव होना। गोल जो भी है, कोई दवाई इफेक्टिव कब होती है, जब वो गोल को रीच करती है। दवाई तब इफेक्टिव होती है जब आपकी बीमारी को ख़त्म करती है। मालूम पड़ा आपने बहुत सारी दवाई खाई और जो बीमारी है वो ठीक ही नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जो आपकी इलाज है, इलाज में क्या होता है, एग्जैक्ट मॉलिक्यूल, केमिकल मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है, और वो एग्जैक्ट केमिकल मॉलिक्यूल आपकी दवाई पर, आपकी बीमारी पर अटैक करता है और अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो वो इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस का मतलब है गोल को अचीव कितनी रैपिडली कर रहा है, कितना इफेक्टिव हुआ। तो इफेक्टिव एफिशिएंसी दोनों रिलेटेड है। एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए और गोल्स को मीट आउट कर लिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपको गोल्स को अचीव करना है, तो वो एफिशिएंसी कंट्रोल्स में आते हैं। मिनिमम रिसोर्सेज अगर यूज़ किए तो एफिशिएंट हुए। तो इफेक्टिवनेस में क्या है, गोल्स को अचीव करना मतलब इफेक्टिवनेस है। अगर कंट्रोल्स जो हैं गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं तो इफेक्टिव कंट्रोल्स हैं। जैसे आपने क्या कि यूज़र सेटिस्फेक्शन की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी स्टार्ट कर दी, पोस्ट ऑडिट्स किए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ देखना स्टार्ट कर दिया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चालू कर दिया। ये इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स हैं। एफिशिएंसी कंट्रोल्स जो हैं
आप देख रहे हो रेगुलर इंटरव्यू ले रहे हो सिस्टम यूज़र के साथ, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर रहे हो, रिसोर्स कंजम्पशन के लॉग्स को देख रहे हो, तो एफिशिएंसी कंट्रोल्स हैं। इसमें क्या है, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके आपको गोल्स को रीच करना है। इसके बाद हमारी स्टडी जो है ऑडिटिंग करती है, आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स की ऑडिटिंग के बारे में बताती है। तो अगला टॉपिक जो हमारा है ऑडिटिंग आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल्स है। तो इसमें क्या है, आप ऑडिटर के रूप में जो अभी तक हमने पढ़ा, जो अभी तक हमने नॉलेज गेन की, आप ऑडिट करने लगते हो। तो इसके बारे में हमारी स्टडी बता रही है कि किस तरीके से आपको ऑडिट करना है। तो एग्जॉस्टिव पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारी स्टडी में, उनमें से क्या है कि जो रिलेवेंट पॉइंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो आप उठाओगे और उसी के अनुसार ऑडिट करोगे। तो आपको पूरा किस तरह से ऑडिट करते हैं ये एग्जॉस्टिव पॉइंट समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी जाओगे तो कोई भी मेथड्स, कोई भी चीज़ें उसमें से यूज़ कर सकते हो ऑडिटिंग के लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेटा कंट्रोल्स ओवर एक्सेस टू डेटा टॉपिक है हमारा। उसमें क्या है कि कंट्रोल्स कौन से होंगे, ऑथेंटिसिटी कंट्रोल होंगे। ऑथेंटिसिटी आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे। जब आप सिस्टम में डेटा पर एक्सेस करना चाहेंगे तो ऑथेंटिसिटी कंट्रोल्स लगे होने चाहिए। ऑथेंटिसिटी कंट्रोल्स जो है वो पिन के थ्रू, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी पिन के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड के थ्रू आपको सिस्टम में एक्सेस मिलेगा। एक्यूरेसी कंट्रोल का मतलब ये है एक्यूरेट होनी चाहिए। कंप्लीटनेस कंट्रोल का मतलब ये है कंप्लीट होना चाहिए, कोई डेटा मिस नहीं होना चाहिए। जब भी डेटा की बात आएगी तो कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड डेटा होना चाहिए। 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और आप उसका एक्सेस करेंगे तो ऑथेंटिकेशन तो होनी चाहिए। इसके बाद रिडंडेंसी कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी डेटा 2 बार प्रोसेस नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद ऑडिट ट्रेल कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता चले कि कोई गड़बड़ी है तो कैसे पता चलेगा, ऑडिट ट्रेल नहीं होगी तो कैसे पता चलेगी। एग्जिस्टेंस कंट्रोल होना चाहिए, यानी जब डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है तो ऐसा ना हो कि हार्डवेयर में कमी हो जाए, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स में कमी हो जाए, तो एग्जिस्टेंस कंट्रोल होना चाहिए। एसेट सेफगार्डिंग कंट्रोल होना चाहिए, सेफगार्ड करके रखना चाहिए एसेट। तो फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगाते हैं उसके लिए हम। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि गोल्स को मीट आउट करने में हेल्प करना इफेक्टिवनेस हो गया, और एफिशिएंसी क्या हुई, मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव के पास पहुँचना, वो एफिशिएंसी हो गई। तो अब हम चलते हैं, ऑडिट करते हैं और आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स का। तो बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या होगा आपका? ऑडिट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सबसे पहले हम आईटी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑडिट कर रहे हैं और उसके कंट्रोल्स को ऑडिट कर रहे हैं। तो आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो प्रीमियर एजेंसी होगी वो आईटी प्लानिंग कमेटी होगी या आईटी स्टीयरिंग कमेटी होगी, या कुछ और नाम दे दो उसको। आईटी स्टीयरिंग कमेटी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आईटी प्लानिंग कमेटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो आईटी को प्लान कर रही होगी या उसको स्टीयर कर रही होगी। अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे तो वहाँ पर तो स्टीयरिंग कमेटी होती है। और जनरली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब इंटरनल, जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो वहाँ पर आईटी प्लानिंग कमेटी होती है, तो प्लान करती है। तो सबसे पहले आईटी प्लानिंग और आईटी स्टीयरिंग कमेटी को देखेंगे, क्योंकि वो प्रीमियर कमेटी है, सबसे ऊपर की कमेटी है। वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल्स होते हैं। वहाँ पर अगर थोड़ा सा डिसीजन गलत हो तो वो उसका इफेक्ट नीचे तक पता चलता है। अगर मान लिया आईटी प्लानिंग कमेटी ने कोई थोड़ा गलती की तो नीचे तक पता चलता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल IBM में एक नया CEO ज्वाइन हुआ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज्वाइन हुआ, नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो ज्वाइन करने के बाद उसने कुछ चेंजेस किया ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसे ही वो कुछ चेंज करता तो पता चलता था जापान में प्रॉब्लम आ गई या फ्रांस में प्रॉब्लम आ गई। उसने चेंज करना स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर कोई चीज़ चेंज करता है तो उसके रिपल्स नीचे तक नज़र आते हैं। तो सबसे पहले आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी का ऑडिट करोगे और वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से गलत डिसीजन से मिलियंस ऑफ रुपीज़ की क्या लॉस हो सकता है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस हो सकता है। तो वो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो आप ये देखोगे कि जो कहीं कोई इनएफेक्टिव ओवरसाइट तो नहीं होगी जब वो प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो क्या करेंगे, आईटी प्लानिंग कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी क्या कर रही होगी, प्लान बना रही होगी। वो क्या कर रही होगी, पॉलिसीज़ बना रही होगी, स्ट्रेटेजिक
डिसीजंस ले रही होगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी। तो आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी स्ट्रेटेजिक डिसीजन का पार्ट है। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? प्लान्स बनाकर, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाकर, पॉलिसीज़ बनाकर। तो वहाँ पर वीकनेसेस देखेंगे कि पॉलिसीज़ में तो वीकनेसेस नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लान्स में तो वीकनेसेस नहीं है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी की एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसको आप ऑडिट करोगे। उसके बाद आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी ने एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैट्रिक्स बना रखा होगा, अप्रूव कर रखा होगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में गैप्स देखोगे, ओवरलैप्स देखोगे। दो आदमी एक फंक्शन तो नहीं कर रहे हैं। गैप्स का मतलब ये है कि आदमी अवेलेबल ना होना। मतलब आप कई बार ज़्यादा एफिशिएंट बनने के चक्कर में क्या करते हो, मतलब एक आदमी से 4 आदमी का काम निकालने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो ऑप्टिमम लेवल ऑप्टिमली पॉसिबल नहीं है। एक आदमी से 1.5 आदमी का काम निकालो तो ठीक है, 1.25 आदमी का काम निकालो तो ठीक है, लेकिन आपने 4 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे डाल रखी है। तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में गैप्स उत्पन्न हो जाएंगे और कई जगह पर ओवरलैपिंग होंगे। 2 आदमियों को एक आदमी को 2 आदमी, एक काम को 2 आदमी देख रहे होंगे। 2 आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट्स में आ जाएगा। 2 आदमी के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो पर्टिकुलर जॉब होगा। तो ओवरलैप्स और गैप्स देखोगे। ओवरलैप्स भी नहीं होनी चाहिए, गैप्स भी नहीं होनी चाहिए। अगर गैप्स और ओवरलैप्स हैं तो प्रॉब्लम है। ओवरलैप्स हैं तो 2 जनों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो जो क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो दोनों आदमी ये सोचेंगे दूसरे आदमी का काम है। जैसे कभी कभी होता है कि क्रिकेट के फील्ड में क्या है, बॉल आज जो क्रिकेटर जो है चौका मारता है और बॉल चौका मारता है, लेकिन बॉल जो होती है आकाश में उड़ते हुए फील्डर के पास जा रही होती है। तो 2 फील्डर एक दौड़ते हैं और फिर अचानक दोनों फील्डर रुक जाते हैं। वो सोचते हैं वो करेगा, वो सोचते हैं वो करेगा। तो फिर बाद में वो कहता है मैं तो सोच रहा था तुम इसे कैच करोगे, वो कहता है कि मैं सोच रहा था तुम उसे कैच करोगे। तो वही हो जाता है, ओवरलैप्स हो जाते हैं और कई जगह गैप्स हो जाते हैं। कहीं पर मालूम पड़ा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ गैप्स हो जाएंगे। तो वहाँ इनफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसीज आ जाएंगी आईटी फंक्शंस में और कंट्रोल लैक्स हो जाएंगे। तो एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको बेसिकली इनएप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स देखने पड़ेंगे, मिसिंग फंक्शंस देखने पड़ेंगे, इनसफिशिएंट स्टाफिंग तो नहीं है ये देखनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी देखनी पड़ेगी। इनकॉम्पिटेंट आदमी तो नहीं है। एक पर्टिकुलर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसकी डेटाबेस है तो उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा जिसकी नॉलेज है। मालूम पड़ा एक नॉर्मल आईटी के बंदे को आपने बैठा दिया वहाँ कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी आ जाएगी। उसके बाद इम्प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। डेटा और डेटा सिस्टम के ओनरशिप में कन्फ्यूजन हो सकता है। भाई डेटा या सिस्टम का ओनरशिप कौन है? कई बार क्या होता है कि डेटा की ओनरशिप अलग किसी और की होती है, सिस्टम की ओनरशिप किसी और की अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस का डेटा आप रख रहे हो, तो फाइनेंस का डेटा किसी सर्वर में रख रहे हो, तो सर्वर की ओनरशिप तो आईटी डिपार्टमेंट की होगी, लेकिन उसमें जो डेटा होगा उसकी ओनरशिप फाइनेंस डिपार्टमेंट की होगी। आईटी डिपार्टमेंट हार्डवेयर को मेंटेन करेगा, हार्डवेयर आईटी डिपार्टमेंट का होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप उसकी होगी। लेकिन जो फाइनेंस का डेटा होगा वो उसकी ओनरशिप फाइनेंस की होगी। हाँ, आईटी वो कस्टोडियन के रूप में उसे रख रहा होगा। तो कई बार क्या होता है डेटा और सिस्टम ओनरशिप में कन्फ्यूजन हो जाता है, सुपरवाइजरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से केसेस में क्या होता है कि डेटा और सिस्टम ओनरशिप कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप कहोगे कि इस डेटा का ओनर कौन है और इसका कस्टोडियन कौन है, तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि कस्टोडियन और ओनरशिप का मतलब क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट्स जानना और इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना और इन कॉन्सेप्ट के पास लोगों के पास नॉलेज, एम्प्लॉई के पास नॉलेज है कि नहीं नॉलेज है, इसके बारे में जानना एक ऑडिटर का काम है। उसके अलावा ऐसा होता है कि कोई सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो, इन हाउस डेवलपमेंट टीम है, तो सिस्टम को डेवलप कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर सिस्टम डेवलप कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो वो उसमें सिक्योरिटी सही है कि नहीं, लॉजिकल फिजिकल सिक्योरिटी है कि नहीं है, ये आपको देखना होगा।
उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स मंगा लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट्स मंगा के ये देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट बताएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट मीट आउट कर रही है कि नहीं कर रही है देखना पड़ेगा। इनफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन तो नहीं है भिन्न भिन्न आईटी फंक्शंस और जो इनसाइड आउटसाइड आईटी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आईटी फंक्शन से बाहर आईटी फंक्शन से, उसमें कोई इनफेक्टिव कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन तो नहीं है। कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? एज एन ऑडिटर हम एक कंपनी में जा रहे हैं, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल को ऑडिट कर रहे हैं। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसके कंट्रोल्स को ऑडिट कर रहे हैं। तो सबसे हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टॉप मोस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो टॉप मोस्ट जो हायरार्की है, डिपार्टमेंट नहीं हायरार्की जो है, उसका ऑडिट करेंगे। तो वो क्या होगी? आईटी प्लानिंग या स्टीयरिंग कमेटी होगी। आईटी प्लानिंग कमेटी होगी, आईटी स्टीयरिंग कमेटी होगी। वहाँ पर हम देखेंगे सही तरीके से प्लानिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सही तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जा रही है कि नहीं बनाई जा रही है। पॉलिसीज़ को हम देखेंगे, प्लानिंग को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। स्टीयरिंग कमेटी है कि नहीं है, इफेक्टिव है, अगर है तो इफेक्टिव है कि नहीं है। इफेक्टिव है तो मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, मीटिंग होती है कि नहीं होती है। मीटिंग है तो क्या डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी डिसीजन क्या लिए जाते हैं, पॉलिसी अगर डिसीजन सही लिए जा रहे हैं गलत लिए जा रहे हैं, ये हम देखेंगे। एडिक्वेट लिए जा रहे हैं, इनएडिक्वेट लिए जा रहे हैं, कई बार इनएडिक्वेट लिए जाते हैं। पॉलिसी है कि नहीं है, ये भी हम देखेंगे। कई बार पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी है तो हम पॉलिसी को देख लेंगे कि सही है गलत है। पॉलिसी सही है तो फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है। गलत है तो हम बताएंगे भाई कि पॉलिसी गलत है। तो उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में गैप्स और ओवरले देखेंगे। मतलब स्टीयरिंग कमेटी को हमने देख लिया, स्टीयरिंग कमेटी ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मजबूत है तो कंट्रोल्स भी मजबूत होंगे, नीचे के कंट्रोल्स मजबूत होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के गैप्स और ओवरले देखेंगे, वो इनफेक्टिवनेस और इनएफिशिएंसीज देखेंगे। तो गैप्स और ओवरलेज के बारे में मैंने बता दिया कि गैप्स जो है, कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, कई बार एक फंक्शन दो आदमी को दो या उससे ज़्यादा आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ओवरले और गैप्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आगे बढ़ोगे और उसमें देखोगे फंक्शंस, मिसिंग फंक्शंस तो नहीं है, इनसफिशिएंट स्टाफिंग तो नहीं है। मतलब लोग कम होते जा रहे हैं, चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, लेकिन समय से पहले लोग कम नहीं होने चाहिए, लोग ऑप्टिमम होने चाहिए। लोग कई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आदमी नहीं होते हैं, मतलब कम आदमी होते हैं, तो 4 आदमी का काम है, 1 आदमी पर डाल दिया जाता है। तो इनसफिशिएंट स्टाफिंग होती है। जहाँ इनसफिशिएंट स्टाफिंग होगी वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जहाँ ओवर स्टाफिंग होगी तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अगर मान लिया सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर अगर 100 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पर 95 लोग काम करने चाहिए, लेकिन 95 से कम नहीं करने चाहिए, 95 से 97 तक काम करने चाहिए, ताकि 3 आदमियों का काम ऑटोमेट हो। उनसे बोला जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए कि 3 आदमी का काम और ऑटोमेट करवा। तो मतलब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 100 आदमी की ज़रूरत है 90 हैं, या और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए 100 आदमी की ज़रूरत हो 80 हो। कई जगह पर 100 आदमी की ज़रूरत होती है तो 60 ही लोग होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ, 100 आदमी की ज़रूरत है तो थोड़े से कम होने चाहिए। मतलब ये है कि 95, 96, 97, लेकिन 100 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। अगर 100 होंगे तो वो ऑटोमेट नहीं करने देगा चीज़ के, और ज़्यादा लोग होंगे तो बिल्कुल ऑटोमेट नहीं करने देगा, आगे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने नहीं देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनसफिशिएंट स्टाफिंग को देखोगे, हमारी बुक तो कहती है इनसफिशिएंट स्टाफिंग नहीं होनी चाहिए, ऑप्टिमम स्टाफिंग होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा गलत कहती है, थोड़ी सी इनसफिशिएंट स्टाफिंग होनी चाहिए। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1% या 2% स्टाफ इनसफिशिएंट होना चाहिए, ताकि ऑटोमेशन की तरफ स्टाफ भागे, उसको इंसेंटिव रहे ऑटोमेशन के लिए। उसके बाद कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, जिसको जितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी हो, कोर कॉम्पिटेंसी मतलब काम करने की कॉम्पिटेंट आदमी है कि नहीं है, सही नॉलेज है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है। स्किल और नॉलेज कॉम्पिटेंसी क्रिएट करती है, तो कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इम्प्रॉपर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डेटा और सिस्टम के ओनरशिप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी हर एक
कि ओनरशिप डिफाइंड होनी चाहिए। डेट अगर मान लिया सपोज डेटा है, एचआर का डेटा है, एचआर ओनर है, फाइनेंस का डेटा है, फाइनेंस ओनर है, दूसरा डिपार्टमेंट सेल्स का डेटा है, सेल्स ओनर है, लेकिन इन सब के डेटा कहाँ रखा जाएगा? आईटी के पास होगा, आईटी कस्टोडियन है इस डेटा का। लेकिन जिस हार्डवेयर में रखा जाएगा उसका ओनरशिप आईटी की नहीं होगी, फाइनेंस की नहीं होगी, सॉरी फाइनेंस की नहीं होगी, दूसरों की नहीं होगी, वो वहाँ वो आईटी की होगी। आईटी डिपार्टमेंट कस्टोडियन की तरह काम कर रहा है डेटा का, लेकिन जहाँ हार्डवेयर की बात आई उसका कस्टोडियन भी वही है और ओनर भी वही है। अगर फाइनेंस का डेटा एक पर्टिकुलर सर्वर में रखा जाता है, एक पर्टिकुलर सर्वर फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस उस हार्डवेयर का ओनर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसका ओनर हो, क्योंकि हार्डवेयर में किस तरह से रखा जाता है फाइनेंस को इससे मतलब नहीं है। कहाँ पर रखा जाता है हार्डवेयर, कैसे रखा जाता है, किस तरह से रखा जाता है, उसको नहीं है, उसको अवेलेबिलिटी चाहिए बस। हाँ, डेटा जो है, अगर लैपटॉप्स हैं दिए इंडिविजुअल आदमियों को, तो उसकी ओनरशिप फाइनेंस की होगी, क्योंकि हर एक आदमी को आपने वो लैपटॉप दिया हुआ है, तो किसको देना है, किसको, वो फाइनेंस की ओनरशिप होगी। उसका कस्टोडियन जो आईटी डिपार्टमेंट है, तो कस्टोडियन और ओनरशिप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्या है, अगर आप इंटरनली सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो वो क्वालिटी एश्योरेंस मीट आउट करना चाहिए, और दूसरी बात है सिक्योरिटी मीट आउट करना चाहिए, लॉजिकल फिजिकल सिक्योरिटी दोनों मीट आउट करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसके अनुसार कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, तो उसमें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ आउटसोर्स कर रहा है तो वो भी आ जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में इनफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सके। तो ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स थे। ये ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव है? आईटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप ऑडिट कर रहे हो और कंट्रोल्स को ऑडिट कर रहे हो, स्ट्रक्चर और कंट्रोल्स आपस में लिंक है, तो उसके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? उस स्ट्रक्चर को आप पूरी तरीके से ऑडिट करोगे। स्ट्रक्चर को ऑडिट करके स्टीयरिंग कमेटी से स्टार्ट करोगे, उसके बाद रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, वहाँ देखोगे गैप्स और ओवरले तो नहीं है, उसके बाद देखोगे मिसिंग फंक्शंस तो नहीं है, इनसफिशिएंट स्टाफिंग तो नहीं, कॉम्पिटेंसी डिफिशिएंसी तो नहीं है। उसके बाद अगर नया सिस्टम डेवलप हो रहा है तो आप देखोगे वो सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स मीट आउट करता है कि नहीं, लॉजिकल फिजिकल सिक्योरिटी है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, और फाइनली आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे। तो ये ऑब्जेक्टिव होगा आपका आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और कंट्रोल का ऑडिट करते वक्त। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कौन से डॉक्यूमेंट आप रिव्यू करोगे। ये सब काम करने के लिए ऑब्जेक्टिव तो हो गए, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले क्या है, ऑडिट क्या करता है? डॉक्यूमेंट को खेलता है, जाता है, डॉक्यूमेंटेशन रखता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है और उसी डॉक्यूमेंट में अपनी ओपिनियन देता है। ऑडिटर बेसिकली डॉक्यूमेंट का खिलाड़ी है। आजकल वर्ड डॉक्यूमेंट का खिलाड़ी है, लॉजिकल डॉक्यूमेंट यानी वर्ड, एमएस वर्ड में वो सारी चीज़ें रखता है, और वैसे तो वो पेपर में भी रखता है, पेपर में भी देता है, लेकिन कल की पहले क्या होता था, वो डॉक्यूमेंट का खिलाड़ी था, प्योर पेपर डॉक्यूमेंट का खिलाड़ी था। तो अब जो है वर्ड डॉक्यूमेंट या सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट का खिलाड़ी है, बेसिकली उसी में वो खेलता है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे? सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट के प्लानिंग, स्टीयरिंग और रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देखोगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखोगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देखोगे, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव देखोगे। तो उसके बाद क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखोगे, उसमें देखोगे कि आईटी फंक्शंस दूसरे फंक्शंस के रिलेशन में आईटी फंक्शंस हैं, सही तरीके से हैं कि नहीं है। उसके बाद आप क्या देखोगे? पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स देखोगे। तो बेसिकली क्या है, आपने सीनियर मैनेजमेंट को देखा, उसके रोल को देखा, सीनियर मैनेजमेंट या स्टीयरिंग कमेटी को देखा, आपने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स को देखा, उसके स्टेटस रिपोर्ट्स को देखा, क्योंकि सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट में कौन है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप ऑडिट कर रहे हो, तो टॉप में क्या है आपका? स्टीयरिंग कमेटी है। तो उस स्टीयरिंग कमेटी को आप देखोगे और उसकी मीटिंग्स वगैरह को देखोगे। सीनियर मैनेजमेंट या प्लानिंग या स्टीयरिंग कमेटी जो भी हो, उसकी रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखोगे और कहोगे इसके डॉक्यूमेंटेशन ले आओ। स्टीयरिंग कमेटी बनी है तो काहे के लिए बनी है, इसको क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं वो ले आओ। उसके बाद क्या, स्टीयरिंग कमेटी बैठी है तो वो उसके मिनट्स ले आओ, उसको वो भी मंगा लिया आपने, वो भी डॉक्यूमेंटेशन ले लिया। फिर उसके बाद कहोगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ले आओ। उसके बाद कहोगे प्लान्स ले आओ, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज प्लान ले आओ, तो शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज प्लान ले आओगे, मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिसीज़ मंगा लोगे, आप कहोगे पॉलिसीज़ मंगा लो, आईटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप पॉलिसी मंगा लो, क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी मंगा लो, स्टाफ रिक्वायरमेंट पॉलिसी मंगा लो, कि फिर उसके बाद प्रोसीजर्स मंगा लोगे इनके रिलेटेड। उसके बाद आईटी फंक्शंस
क्या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मंगा लोगे, आईटी फंक्शंस की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का डॉक्यूमेंट मंगा लोगे, की पोजीशन डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट मंगा लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे ऑर्गेनाइजेशन से, और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाओगे और ये डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, किसके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप मोस्ट क्या है, स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग कमेटी बनी तो कैसे बनी, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगाओगे। अब स्टीयरिंग कमेटी का ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा तो स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स देखने लगोगे, उसी ऑब्जेक्टिव के अनुसार हो रही है कि नहीं हो रही मीटिंग, स्टेटस रिपोर्ट देखोगे, स्टेक मिलती है कि नहीं मिलती है, स्टेटस रिपोर्ट देखोगे। अब स्टीयरिंग कमेटी काम क्या करती है, स्टीयरिंग कमेटी जो है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाएगी और पॉलिसीज़ बनाएगी और जो है कुछ प्रोसीजर्स बना सकती है, मेनली वो पॉलिसीज़ बनाएगी। तो वो सारी पॉलिसीज़ आप देखोगे, पॉलिसीज़ बनाएगी या प्लान्स बनाएगी, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएगी, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बना सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लान्स मिला के ही वो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं कि नहीं है ये देखोगे। ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स तो आपने पहले ही पता कर लिए होंगे, उसी के अनुसार फिर आप आईटी के ऑब्जेक्टिव्स देख रहे होंगे, उसी के अनुसार आप देखोगे स्टीयरिंग कमेटी कैसे बनी है, स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्यूमेंटेशन मंगाओगे, उसी के अनुसार जो होनी चाहिए स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स होनी चाहिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग, स्टेटस रिपोर्ट होनी चाहिए, उसी के अनुसार फिर पॉलिसीज़ बननी चाहिए। पॉलिसीज़ जो है उसमें आईटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, क्वालिटी एश्योरेंस, आईटी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स मंगाओगे, उसी के अनुसार फिर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मंगाओगे और उसी के नीचे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और फिर उसके नीचे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और की प्लानिंग जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। तो ये सारी चीज़ों के आप डॉक्यूमेंट ले लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, क्यों है। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है कि नहीं बना है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों है, स्टीयरिंग कमेटी क्यों है, स्टीयरिंग कमेटी के क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टीयरिंग कमेटी के नीचे कौन सी कमिटीज़ हैं या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या क्या ऑर्गेनाइजेशनल मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ के रिलेटेड डॉक्यूमेंट मंगाते चले जाओगे। मतलब सारी चीज़ें एक चेन चालू हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव से चालू होगी, स्टीयरिंग कमेटी तक आएगी, फिर उसके बाद दूसरे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे, फिर उसके बाद बाकी आईटी फंक्शंस आएंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आएगा और उधर क्या आया होगा, स्टीयरिंग कमेटी का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनी स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी में क्या होता है उसकी स्टेटस रिपोर्ट और मिनट ऑफ मीटिंग, स्टीयरिंग कमेटी क्या बनाती है, पॉलिसीज़, सारी पॉलिसीज़ को आप मंगाओगे डॉक्यूमेंटेशन, स्टीयरिंग कमेटी पॉलिसीज़ में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी होगा और रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट आप मंगाओगे और इन डॉक्यूमेंट को रिव्यू करोगे। इसके अलावा कुछ कंट्रोल्स आपको ऑडिट करने पड़ेंगे। तो आपने ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लिए, डॉक्यूमेंट मंगा लिए, सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चल गया। अब आप जो कंट्रोल्स आप ऑडिट करोगे उसके बारे में हमारी स्टडी बताती चली जाती है। तो सबसे पहले आप आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी से स्टार्ट करोगे। आईटी प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी सबसे ऊपर है, ये आईटी फंक्शंस को ओवरसी करती है। तो इसकी एक्टिविटीज़ देखोगे, इसके एक्शन आइटम्स देखोगे, इसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग देखोगे, इसके स्टेटस रिपोर्ट देखोगे। तो सबसे पहले इसका आपको ऑडिट करना है। उसके बाद रिपोर्टिंग हायरार्की का ऑडिट करना है। रिपोर्टिंग हायरार्की है कि नहीं है और एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ऑप्टिमम रिपोर्टिंग हायरार्की होनी चाहिए। प्रैक्टिकली तो हमारी बुक बोलती है ऑप्टिमम होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करनी चाहिए और इंडिया जैसी कंट्री में तो ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए। अगर 100 लोग हैं तो वहाँ पर क्या है 97 लोगों को, 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 97 लोग ही आप उनको 97 लोगों को ही जॉब दो, तो उससे 3 लोगों की हमेशा कमी खलेगी और फिर चीज़ें ऑटोमेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एप्रोप्रिएटनेस देखो रिपोर्टिंग हायरार्की के आईटी फंक्शंस के लिए। उसके बाद इफेक्टिवनेस देखो आईटी फंक्शंस हैं कि नहीं है, इफेक्टिव हैं कि नहीं है, जो कहीं पर कोई गैप तो नहीं है, कहीं पर ओवरलैपिंग तो नहीं है, ऑप्टिमम लेवल पर आईटी फंक्शंस काम करने चाहिए। उसके बाद आप ये देखो कि कौन सी प्रोसेसेस हैं और कौन सी प्रोसेसेस मॉनिटर हो रही हैं, मेजर हो रही हैं, आईटी फंक्शंस परफॉर्मेंस मॉनिटर मेजर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और हो रही हैं तो फिर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, यानी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले प्लानिंग और स्टीयरिंग कमेटी देखी, सबसे ऊपर की कमेटी वो किस तरह से काम कर रही है। फिर हायरार्की देखी,
फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो रिसोर्सेज हैं उसको मॉनिटर मेजर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और वहाँ पर की इंडिकेटर्स आपने बनाए हैं कि नहीं बनाए, परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए की इंडिकेटर्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, पर्टिकुलर सीपीयूज़ हैं, सर्वर्स हैं, वो ऑप्टिममली यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये। लेकिन ऑप्टिमम यूटिलाइज होने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कि की इंडिकेटर्स क्या हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का। कई लोग कहेंगे 100% यूटिलाइज होनी चाहिए, लेकिन 100% अगर सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है, हर समय यूटिलाइज हो रहा है, तो सीपीयू गर्म हो जाएगा, हीट फैक्टने लगेगा। तो एवरेज में आपको पता होना चाहिए कौन सा सीपीयू कितना काम करे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे, 60% काम करे, 70% मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी कंटिन्यूसली काम कर रहा है, एवरेज कैपेसिटी, एवरेज यूटिलाइजेशन उसका 70% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, 90% होना चाहिए। ये की इंडिकेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो की इंडिकेटर्स के बाद आपके पास एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होंगे, दोनों को आप कंपेयर करोगे और फिर देखोगे अगर कि ये अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है तो क्यों आ रही है। डिस्क्रिपेंसी आएगी जनरली, तो आप देखोगे क्यों आ रही है डिस्क्रिपेंसी, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजोगे। मैनेजमेंट के बाद फिर उसके बाद वो सिग्निफिकेंट जो वेरिएंस आ रहे हैं उस पर कोई ना कोई एक्शन होगा, मैनेजमेंट कोई ना कोई एक्शन लेगा कि सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस क्यों आ रहे हैं, और फिर जो भी उसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो फिर उसके बाद ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। उसके अलावा क्या आईटी मैनेजमेंट रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अवेयर है, उसे पता है कि नहीं पता है। कई बार आईटी मैनेजमेंट होता है उसे अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है नहीं है। फिर आप ऊपर से नीचे तक देखोगे ऑर्गेनाइजेशन में कि उन्हें अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि नहीं है, हर आदमी को अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि नहीं है। कई बार क्या टॉप मोस्ट आदमी को अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता ही नहीं होती है। कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वो राजाओं की तरह काम कर रहे होते हैं, सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रिसाइजली पता नहीं होती। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस देखोगे, आईटी अगर प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास तो प्रोजेक्ट प्लान्स देखोगे, क्वालिटी एश्योरेंस देखोगे, टेस्टिंग होती है कि नहीं होती, साइन ऑफ्स होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम का रिव्यू होता है कि नहीं होता है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से रिव्यू होता है कि नहीं होती है, सिक्योरिटी फंक्शनल रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, सिक्योरिटी का डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है, लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी अपनी जगह पर है कि नहीं है, सफिशिएंट अवेयरनेस है कि नहीं है सिक्योरिटी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स की, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग सेशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो लोग अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा जाएगा कि लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद डेटा और सिस्टम की ओनरशिप डिफाइंड होनी चाहिए सारे इन्फॉर्मेशन एसेट के लिए, वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन डेटा ओनर है, कौन डेटा का कस्टोडियन है, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए। और अगर मान लिया कोई चेंजेस करने हैं तो वो ओनर के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। अगर किसी डेटा के एक्सेस में मालूम पड़ा, अगर टैली आपके पास सॉफ्टवेयर है और किसी के एक्सेस राइट्स में वेरिएशन करने हैं तो डेटा ओनर के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो सारे डेटा और सिस्टम के पास एक ओनर होना चाहिए या उसका कस्टोडियन होना चाहिए। ओनर और कस्टोडियन दोनों होना चाहिए जो कंट्रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और ये सारी एक्सेस राइट्स जो हैं एसेट ओनर के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए। इसके बाद आप ये देखोगे कि जो जॉब्स हैं, जो जॉब है, जॉब के साथ अथॉरिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। तो आप हर जॉब में देखोगे कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी उस जॉब के अनुसार है कि नहीं है, और उसका सुपरविज़न जिसे दिया गया है वो सही सुपरविज़न दिया है कि नहीं है। पहले तो सुपरवाइज़र होना चाहिए और राइट सुपरवाइज़र होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पर सुपरविज़न में। तो उसी से क्या है, जो जॉब की हायरार्की होगी वो सही होगी। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिलिनेट होनी चाहिए। उसके बाद बिजनेस की मतलब उस पर्टिकुलर जॉब की क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी हैं वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपका रिसोर्स है उसे या एम्प्लॉय है उसे एक्यूरेटली कम्युनिकेट होना चाहिए और एक्यूरेटली अंडरस्टूड होना चाहिए, यानी वो एक्यूरेटली अंडरस्टैंड करें। और उसको की
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी पता होने चाहिए। यानी कि एक बंदा है, उसको जॉब दे रहे हो आप, उसका जॉब है, एक पर्टिकुलर जॉब है, तो ये पता होना चाहिए कि भाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है। उसके बाद उसको ये भी पता होना चाहिए जॉब क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जॉब क्या है, ये पता होना चाहिए उसका सुपरवाइज़र कौन है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिनेट होनी चाहिए, क्या इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट है इस जॉब की, वो क्लियरली पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के एचआर को पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। उसके बाद की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन और जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स जो हैं पब्लिश होनी चाहिए। की पोजीशन के लिए जॉब डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, आपने कुछ काम आउटसोर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट में दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सही व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर मान लिया कि डेटाबेस का कोई पर्टिकुलर जॉब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसे देखना चाहिए। तो यानी कि हायरार्की सही तरीके से होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग अगर है, अगर किसी को आपने पेरोल प्रोसेसिंग बाहर दे रखा है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बंदा है, एचआर डिपार्टमेंट का बंदा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके कोऑर्डिनेशन के लिए। सही कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं, सही प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स आप देखोगे वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं कि नहीं है। उसके लिए आप क्या है, लीगल काउंसिल को एंगेज करोगे, उससे वेट कराओगे कि सही है कि नहीं है। सही ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है कि एक वेटिंग टीम होती है, लीगल वेटिंग टीम होती है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है वो वेट करके देते हैं और वो कहते हैं कि जी ये ऑब्जेक्शनल क्लॉजेज हैं, तो एप्रोप्रिएट क्लॉज हैं कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट में देखनी पड़ेंगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑडिट में देखनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑडिट में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को आप ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी को ऑडिट करोगे। स्टीयरिंग कमेटी को एक बार आपने ऑडिट कर दिया तो आप देखोगे सही रिपोर्टिंग